बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो कल हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपस में एक दूसरे से बहुत मुशाबा होते हैं, बहुत करीब होते हैं, लेकिन इनमें ये फ़र्क याद रखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है इसकी 3 पार्टीज़ होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उसकी 2 पार्टीज़ होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है वो उसमें प्रोमिजी से ये प्रॉमिस करता है कि तुम्हें मेरी वजह से या किसी की भी वजह से कोई नुकसान हो तो मैं तुम्हारा नुकसान जो है वो पूरा करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इसकी एग्जांपल है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं जिनमें प्रोमिजर और प्रोमिजी यानी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, इनका एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए या इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी पेमेंट को इंश्योर करने के लिए कोई तीसरी पार्टी गारंटी देती है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट ना कर सके या परफॉर्मेंस ना दे सके तो फिर जिसने गारंटी दी है वो परफॉर्मेंस देगा या पेमेंट करेगा। तो ये बुनियादी फ़र्क इनमें याद रखना है और फिर उसके बाद बाकी आगे चीज़ें जो हैं वो फिर मूव करेंगी। कुछ चीज़ें इनकी क्योंकि मिलती जुलती हैं इसलिए बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज करते हैं। हमने राइट्स ऑफ श्योरिटी के ऊपर पहुंचे थे कल। हमारा पिछला जितना भी डिस्कस हमने किया उसके बाद हमने इसको ओवरव्यू देख लिया था कि श्योरिटी के जो राइट्स होते हैं टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर भी होते हैं, क्रेडिटर भी होते हैं और को श्योरिटी के अगेंस्ट भी उसके कुछ राइट्स होते हैं। अब जो इसके राइट्स प्रिंसिपल डेटर के मुतल्लिक होते हैं सबसे पहले उनको देखते हैं। एक है राइट टू सब्रिगेशन और दूसरा है राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू सब्रोगेशन सेक्शन 140 के अंदर दिया गया है और राइट टू इंडेमनिफाई सेक्शन 145 के अंदर दिया गया है। ये राइट हम पहले दोनों ही तरह के राइट जो हैं पहले हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसकी जरा रीडिंग कर ले, आपको बात वाज़ेह हो जाएगी, समझ आ जाएगी। आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट एंड डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाता है और क्रेडिटर अमाउंट का तकाजा करता है तो श्योरिटी फिर उसको पेमेंट करती है। जब वो पेमेंट कर लेती है तो फिर क्या होता है, द श्योरिटी इज क्लॉथ्ड विद ऑल द राइट्स ऑफ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर वाले सारे राइट वो श्योरिटी के पास आ जाते हैं। ऐसे समझो जैसे कि श्योरिटी ने खुद प्रिंसिपल डेटर को डेट दिया हुआ है। जो राइट्स पहले क्रेडिटर के थे अब वो सारे श्योरिटी के हो जाएंगे, ठीक। विच ही कैन हिमसेल्फ एक्सरसाइज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर ने अमाउंट दी थी प्रिंसिपल डेटर को, वो वापस लेने का हक रखता है। अब ये राइट जो है वो किसके पास आ गया, श्योरिटी के पास, क्योंकि क्रेडिटर तो पेमेंट लेके जा चुका है। क्रेडिटर के पास अगर कोई सिक्योरिटी हो तो वो उसको सेल आउट करके सिक्योरिटी से पैसे पूरे कर सकता है। अब ये राइट जो है ये आ गया श्योरिटी के पास, क्योंकि क्रेडिटर जो है वो सिक्योरिटी फिर श्योरिटी के हवाले कर देता है। अगर फिर भी बात ना बने तो प्रिंसिपल डेटर को कोर्ट ऑफ लॉ में सूट करना उसके अगेंस्ट और उसको बाय कोर्ट मजबूर करना कि वो पेमेंट करे या उसको इनसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा देना, ये क्रेडिटर का राइट है। ये भी आ गया किसके पास, श्योरिटी के पास। तो आई होप कि अब ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है। आगे चलते हैं जी। राइट टू इंडेमनिफाई, यानी जो श्योरिटी ने नुकसान उठाया है या जो उसने पेमेंट की है वो सारे की सारी वो प्रिंसिपल डेटर से रिसीव कर सकता है। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लॉयड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। गारंटी जब दे दी जाती है तो उसको अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करना जरूरी नहीं होता कि अगर श्योरिटी पेमेंट करेगी तो फिर वो पेमेंट जो है वो प्रिंसिपल डेटर से रिसीव कर सकता है, बल्कि ये इम्प्लॉयड उसके अंदर मौजूद है, अंडरस्टूड है। एंड द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर ऑल पेमेंट्स प्रॉपरली मेड अंडर द गारंटी। प्रॉपरली मेड से मुराद यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। इसमें कोई इलीगल अनएथिकल एक्टिविटीज जो है ना वो शामिल नहीं है। आफ्टर द श्योरिटी मेक्स पेमेंट
he is entitled to recover from the principal debtor whatever amount has been paid rightfully including the amount of interest। बाज़ का होता है कि पेमेंट लेट होने की वजह से अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो अगर श्योरिटी ने इंटरेस्ट भी पे किया है तो फिर वो प्रिंसिपल डेटर से इंटरेस्ट भी ले लेगा। आगे चलते हैं जी। ये दो एग्जांपल दी गई हैं, एक इंडेमनिटी की, दूसरी सब्रोगेशन की। मेरे ख्याल में चलें एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं। जाहिद बारोड मनी फ्रॉम यासिर। तो जाहिद हो गया प्रिंसिपल डेटर, यासर हो गया क्रेडिटर। ऑन द गारंटी ऑफ वाजिद, वाजिद होगी श्योरिटी, इसको गारंटर भी कहते हैं, श्योरिटी भी कहते हैं। एंड मॉर्टगेज हिज हाउस टू यासर, ठीक। और जाहिद ने यासर को वाजिद की गारंटी भी दिलवाई है और साथ उसने अपना हाउस जो है वो भी मॉर्टगेज करवाया है, यानी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। जाहिद फेल्ड टू पे एंड वाजिद पेड, जाहिद ने पेमेंट नहीं कर सका यासर को और वाजिद ने फिर पेमेंट किया एज ए गारंटी। अब वाजिद का राइट क्या है? वाजिद नो कैन एनफोर्स द मॉर्टगेज ऑफ हाउस अगेंस्ट जाहिद। अब जो मॉर्टगेज हाउस है वो यासिर वाजिद के हवाले कर देगा, उसके पेपर्स वगैरह, और वाजिद इस मॉर्टगेज हाउस जो है इसको यूज करेगा और यूज करके जो अमाउंट उसने ऑन बिहाफ ऑफ जाहिद दी है वो रिसीव कर सकेगा। जाहिर है कि पहला स्टेप ये नहीं होता कि आप फौरन जाए जाके हाउस बेचें और पैसे ले लें, नहीं, वो जाहिर है कि जाहिद के साथ बैठेगा वाजिद और आपस में तय करेगा कि क्या करना चाहिए। अगर जाहिद पेमेंट कर देता है तो हाउस उसको वापस कर दिया जाएगा। हो सकता है कोई नई टर्म एंड कंडीशन उनके दरमियान तय हो जाए, जाहिद उसको कहे कि मैं तुम्हें जो है ना कुछ अरसे में पेमेंट कर दूंगा, तो तुम मॉर्टगेज हाउस जो है वो अपने पास रखो, उसकी जो है ना वो राइट्स अपने पास रखो, अगर मैं पेमेंट ना कर सका तो फिर तुम उसे सेल आउट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। राइट टू इंडेमनीफाई, बाबर इज इंडेटेड टू सलीम। बाबर जो है ये प्रिंसिपल डेटर है और सलीम जो है वो ये क्रेडिटर है। एंड आजम इज श्योरिटी फॉर द डेट, और इस डेट की श्योरिटी आजम ने दी हुई है, तो आजम हो गया श्योरिटी, ये तीन पार्टीज हैं। सलीम डिमांड्स पेमेंट फ्रॉम आजम एंड ऑन द रिफ्यूजल सूज हिम फॉर द अमाउंट। सलीम, जाहिर है कि बाबर जब पेमेंट जब नहीं कर सका तो फिर उसने आजम से यानी श्योरिटी से पेमेंट मांगी है, और पेमेंट आजम ने जब नहीं दी पेमेंट तो फिर उसने सूट फाइल कर दिया है टू द अगेंस्ट द आजम। आजम डिफेंड्स द सूट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो। हालात ऐसे थे कि आजम जो है उन हालात को देखते हुए आजम ने उसको पेमेंट नहीं की, और हालात की ही वजह से फिर उसने सूट फाइल करने का मौका उसको दिया, और जब सूट फाइल हुआ तो फिर उसने डिफेंड किया उसको। यानी आजम का ये ख्याल था कि ये पेमेंट बनती नहीं है, या ये पेमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी सलीम डिमांड कर रहा है, या आजम और बाबर ने जब आपस में ये मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी बातें थी उनके दरमियान, जो भी हालात थे। तो 12 रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद थी, इस वजह से आजम ने पेमेंट नहीं की और सूट फाइल हो गया। बट इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ द डेट विद कॉस्ट्स। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो आजम के अगेंस्ट था। आजम को मजबूर किया गया कि आजम जो है वो पेमेंट करे सलीम को, डेट की पेमेंट भी करे, और जो खर्चा आया है जो कोर्ट केस के ऊपर वो भी पेमेंट करे। तो अब आजम ने पेमेंट, डेट की पेमेंट भी की और खर्चा भी दिया। अब आजम का राइट क्या है कि जितना खर्चा उसका हुआ है वो बाबर से रिसीव करे। ही कैन रिकवर फ्रॉम बाबर द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर कॉस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल डेट। आई होप की बात समझ आ गई। अब ये ज़हन में रहेंगे ये आजम सब कुछ हवा में नहीं कर रहा। आजम ने, जाहिर है कि उसको पता है कि बाद में मैंने ये चीजें जो हैं, ये पैसे जो हैं और ये कॉस्ट जो है बाबर से रिकवर करनी है, तो आजम पहले बाबर से मशवरा करेगा कि बाबर तुम बताओ कि तुमने इसको पेमेंट क्यों नहीं की। वो अपनी मजबूरी बताएगा, फिर आजम को वो पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि आजम ने श्योरिटी दी हुई है। अब जिस वक्त सलीम ने आजम से डिमांड किया तो बाबर ने उसको जो हालात बताए, जो चीजें बताई, उसके मुताबिक आजम ने महसूस किया कि ये इसको पेमेंट नहीं करनी चाहिए। कोर्ट केस तक बात पहुंची। अब बाबर ने और आजम ने फिर आपस में मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने आपस में यही मशवरा करके तय यही हुआ कि कोर्ट को केस को डिफेंड किया जाए। हमारा मौजू, हमारा जो है मौकफ वो ज्यादा स्ट्रांग है,
ये सलीम को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ये कम पेमेंट मिलनी चाहिए, या जो भी हालात रहे। अब क्योंकि वो सारे हालात तो यहाँ पे नहीं बताए गए, हम अज्यूम कर रहे हैं। और फिर जब कोर्ट केस फाइनल हो गया और उनको पेमेंट भी करनी पड़ी, साथ कॉस्ट भी पेमेंट करनी पड़ी, तो अब बाबर जो है वो सारी पेमेंट आजम को करेगा। अब आप महसूस करें ना कि आजम ने बाबर की गारंटी क्यों दी थी। जाहिर है कि आजम और बाबर का आपस में कोई तल्लक था, वो बाप बेटा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, और कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेसमैन आपस में यार दोस्त हो सकते हैं। तो पहले वो आजम और बाबर आपस में मशवरा करके चल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी तो बाबर के ऊपर आनी है। तो ऐसा नहीं होता कि जो है ना बाबर को कुछ पता ही ना हो और आजम जो है वो कोर्ट केस लड़ रहा हो। आई होप की बात समझ आ गई। दूसरी एग्जांपल अब आप खुद देख लीजिएगा। अब आते हैं राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। अब जब श्योरिटी क्रेडिटर को पेमेंट करेगी, तो क्रेडिटर जो है वो सिक्योरिटीज जो उसके पास हैं, जो उसने डेटर से ली हुई हैं, वो वापस कर देगा टू द श्योरिटी। पेमेंट ले लेगा और सिक्योरिटी वापस दे देगा जो है ना वो उसको, श्योरिटी को। इसी तरह से अब इसको तो फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हम पिछला वो मॉर्गेज वाला सारा केस डिस्कस करके आए, अलबत्ता एग्जांपल आगे चल के देख लेते हैं। राइट टू क्लेम सेट ऑफ। ये सेट ऑफ का राइट ये है कि सपोज करें कि मिस्टर ए और बी, मिस्टर ए ने बी के 10,000 देने हैं, मिस्टर बी ने ए के 5,000 देने देने हैं। तो जाहिर है कि ये आपस में 5,000 तो एक दूसरे को सेट ऑफ करेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो नेट अमाउंट है 5,000, वो उसका लेना देना कर लिया जाएगा, उसके ऊपर फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। जब श्योरिटी पेमेंट करने लगेगी क्रेडिटर को, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान कुछ पेमेंट है ऐसी जो कि सेट ऑफ की जा सकती है, तो श्योरिटी क्लेम कर सकती है, उसको कह सकती है कि पहले वो अमाउंट आपस में सेट ऑफ करो, जो तुमने उसके पैसे देने हैं वो उन उससे जो पैसे लेने हैं उसके बदले में एडजस्ट कर लो, बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो मैं तुम्हें दे देता हूं। तो ऐसा करना जो है ये जिम्मेदारी है क्रेडिटर की कि वो ऐसा करे, और ये राइट है श्योरिटी का कि वो ये क्लेम कर सकता है। अब आते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। तो पहली एग्जाम्पल जो है उसको देखें। कासिम एडवांस्ड बाबर हिज टेनेंट ₹2,000 ऑन द गारंटी ऑफ आसिम। तो कासिम ने पैसे दिए हैं बाबर को, तो कासिम हो गया क्रेडिटर, बाबर हो गया डेटर, और गारंटी हो गया आसिम। कासिम हैज आल्सो अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर ₹2,000 बाय अ प्लेज ऑफ बाबर्स फर्नीचर। तो कासिम ने जब 2,000 रुपया दिया उसको बाबर को, तो बाबर का कुर्सी मेज जो है उसने प्लेज कर लिया, अपने पास रख लिया कि जब तुम पैसे वापस करोगे तो ये फर्नीचर जो है फिर उठा लेना, ले लेना। कासिम कैंसल्स द प्लेज। बाद में कासिम ने क्या किया कि प्लेज को कैंसिल कर दिया। अब ये सिक्योरिटी थी, मतलब उसको वापस कर दी। बाबर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बाबर इंसॉल्वेंट हो गया, बाबर पेमेंट नहीं कर सका। एंड कासिम सूज आसम ऑन हिज गारंटी। कासिम ने फिर आसम को, क्योंकि उसने गारंटी दी थी, उसके अगेंस्ट मुकदमा कर दिया। आसम इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। सपोज करें कि फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 2,000 पूरी थी, ठीक। तो अब आसम कोई पेमेंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि क्रेडिटर जो है उसने फर्नीचर वापस कर दिया है बाबर को, हालांकि उसने फर्नीचर बाबर को वापस नहीं करना था। जब आसम पेमेंट करता 2,000 की, तो फर्नीचर आसम को मिलना चाहिए था, क्योंकि ये सिक्योरिटी थी अगेंस्ट द डेट। अब ये सिक्योरिटी खुद जाया की है क्रेडिटर ने, तो जितनी सिक्योरिटी वो खुद जाया कर दे उतना डेट भी पेड कंसीडर समझा जाएगा, या उतना डेट जो है वो श्योरिटी जो है उतने डेट से डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ये राइट था ना श्योरिटी का कि सिक्योरिटी उसको दी जाती। जबकि कासिम ने क्या किया है कि प्लेज कैंसिल कर दिया है, मतलब श्योर फर्नीचर वापस दे दिया है आप प्रिंसिपल डेटर को। अब अगली अगली जरा जो है ना एग्जांपल देखें। शाहिद अ क्रेडिटर whose advance to बासत is secured by a decree। डिक्री होता है कोर्ट के अंदर जो डिसीजन होता है, उस डिसीजन को, कोर्ट के फैसले को डिक्री कहा जाता है। receives also a guarantee for that advance from अमजद। तो अमजद ने उसकी गारंटी भी दी हुई है उस क्रेडिटर डेट की। शाहिद आफ्टरवर्ड्स टेक्स बासत्स गुड्स इन एग्जीक्यूशन अंडर द डिक्री।
कोर्ट डिग्री के तहत जब उसको एग्जीक्यूट करवाया तो कुछ गुड्स जो हैं वो बासित की वो आ गई शाहिद के पास, एंड देन विदाउट द नॉलेज ऑफ अमजद, अब जाहिर है कि ये अब सिक्योरिटी बन गई। जो गुड्स अंडर द डिक्री बासित की शाहिद के पास आई हैं वो है, सपोज वो समझ लें कि वो सिक्योरिटी है अगेंस्ट द डेट। ठीक, अब उसने क्या किया, शाहिद आफ्टरवर्ड्स takes Bas's goods in execution under the decree and then without the knowledge of Amjad, अब श्योरिटी को उसने बताया नहीं, withdraws the execution, एग्जीक्यूशन जो है वो विदड्रॉ कर ली है, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। अच्छा, इसका मतलब है कि ऊपर उसने अभी गुड जो है ना उसको मिली नहीं है, वो मिल सकती थी लेकिन उसने जब डिग्री एग्जीक्यूट ही नहीं करवाई तो फिर वो ज़ाहिर नहीं मिलेंगी। अमजद इज डिस्चार्ज्ड, तो फिर अमजद डिस्चार्ज हो जाएगा। वजह यहां पे क्या है कि जो सिक्योरिटी है वो क्रेडिटर ने ज़ाया कर दी है, और जितनी सिक्योरिटी क्रेडिटर ज़ाया कर दे, क्योंकि ये हक है श्योरिटी का कि अगर क्रेडिटर को पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी करेगी तो क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी है वो श्योरिटी के हवाले कर दी जाएगी, और अगर सिक्योरिटी ज़ाया कर दी क्रेडिटर ने तो फिर श्योरिटी जो है उस सिक्योरिटी की हद तक जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मामला जो है वो सिक्योरिटी के ज़ाया करने का है। यहाँ पे क्रेडिटर ने क्योंकि डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करवाई जिसकी वजह से वो गुड्स जो कि वो ले सकता था बासत से अंडर द डिक्री वो उसने नहीं ली, इसलिए कसूर इसमें क्रेडिटर का अपना है। आई होप कि ये बात भी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अनस एज श्योरिटी ऑफ बुरहान मेक्स अ बॉन्ड jointly with Burhan to Chandan to secure a loan from Chandan to Burhan। चंदन ने बुरहान को लोन देना है, प्रिंसिपल डेटर हो गया बुरहान और चंदन हो गया क्रेडिटर, अनस उसकी हो गया श्योरिटी। ठीक है जी। आफ्टरवर्ड्स चंदन obtains from बुरहान a further security for the same debt। जो भी उसने चंदन ने बुरहान को पैसे दिए उसके अगेंस्ट उसने फर्दर कुछ सिक्योरिटी ले ली। एक तो उसके पास बॉन्ड था ना पहले ही, और फिर बाकी जो है उसने फर्दर जो है वो और सिक्योरिटी ले ली। सब्सिक्वेंटली चंदन गिव्स अप द फर्दर सिक्योरिटी, अनस इज नॉट डिस्चार्ज्ड। अब यहाँ पे जो चंदन ने सिक्योरिटी जो है ना वो फोरगो की है, वो छोड़ दी है, वो सिक्योरिटी श्योरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद रिसीव की थी। तो जो सिक्योरिटी बाद में ली जाए उसका श्योरिटी के साथ कोई तल्लुक नहीं है, वो अलग से एग्रीमेंट कंसीडर किया जाता है। अलबत्ता अगर बॉन्ड जो है जो था, बॉन्ड जो है अनस ने वो जॉइंटली विद बुरहान उसको एज ए सिक्योरिटी दिया था ना, और आपको पता है कि जब जॉइंट लायबिलिटी हो तो वो किसी एक के अगेंस्ट भी उसको जो है ना वो किया जा सकता है, परसू किया जा सकता है। तो बॉन्ड के ऊपर तो अनस जो है वो बाउंड रहेगा अलबत्ता, और बॉन्ड उसके पास, अगर बॉन्ड जो है वो जाया कर दे चंदन, ये सिक्योरिटी है, अगर ये जाया कर दे तो फिर अनस भी रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो सिक्योरिटी उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होने के बाद ली है उसका तलक जो है वो अनस के साथ नहीं है। आई होप कि आप ये बात भी समझ गए। अब राइट टू क्लेम सेट ऑफ, ये तो बिल्कुल इजी है। ऊपर वाली तीनों एग्जांपल थोड़ी सी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए उनको रीड आउट करना मुझे जरूरी लगा। आगे चलते हैं जी। अगर आपको फिर भी ये बात समझ ना आए तो आप दोबारा भी इसको पूछ सकते हैं। अशफाक सप्लाइज फर्नीचर ऑफ ₹200,000 टू बानो ऑन द गारंटी ऑफ कासिम। तो अशफाक हो गया क्रेडिटर, बानो होगी प्रिंसिपल डेटर, और कासिम हो गया गारंटी श्योरिटी। बानो क्लेम्स दैट some furniture is defective and refuses to pay ₹20,000। अब उसने 20,000 देने से इनकार कर दिया ये क्लेम करते हुए कि फर्नीचर डिफेक्टिव है। कासिम कैन आस्क फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ₹20,000। कासिम क्योंकि गारंटी है तो कासिम जो है वो रिमेनिंग 180,000 की पेमेंट जो है वो तो करेगा, अगर उसको करनी पड़ी तो 20,000 की पेमेंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि 200,000 में से 20,000 निकाल दे, बाकी रह जाएगा 180,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी।
आई होप की बात समझ आ गई, बशर्ते कि वो डिफेक्ट साबित हो जाए, पता चल जाए वाकई डिफेक्ट था और उसकी जो इफेक्ट है, फाइनेंशियल इफेक्ट जो है वो 20,000 के राउंड में है। अब आते हैं जी राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। अब अमूमी तौर पे तो ये राइट जो है वो इक्वल होता है कि जितनी को श्योरिटीज होती हैं और जितना डिफॉल्ट इन पेमेंट होता है वो सब में इक्वल डिवाइड होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि श्योरिटी देते वक्त ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो इतनी अमाउंट के लिए, मिस्टर बी इतनी अमाउंट के लिए, मिस्टर सी इतनी अमाउंट के लिए, यानी डिफरेंट अमाउंट के लिए वो गारंटी देते हैं। तो फिर जाहिर है कि उसी तरह से जो है फिर उनकी गारंटी जो है वो एग्जीक्यूट भी होगी। जितना जितना उन्होंने अमाउंट गारंटी की है उस अमाउंट की हद तक वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब एक बंदे की गारंटी एक्सपायर हो जाएगी, यानी जितनी अमाउंट की उसने गारंटी दी हुई है वो अमाउंट सारी उसने पे कर दी, तो फिर अगर फर्दर कोई अमाउंट रहती है तो फिर वो फर्दर अमाउंट पे नहीं करेगा, उसमें फिर बाकी के जो को श्योरिटी होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप की बात समझ आ गई है। वेयर इसको पॉइंट 1 2 3 जो है, इसको आप पॉइंट नंबर 3 जो है उसको जरा देखें। वेयर देर आर को श्योरिटीज आर रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज द अदर्स। तो अगर ए बी सी डी चार जो है ना कोई श्योरिटीज हैं, क्रेडिटर ने सी को सपोज करके उसको रिलीज कर दिया, तो अब क्रेडिटर सी से तो पैसे मांगेगा नहीं क्योंकि उसने रिलीज कर दिया है। लेकिन याद रखें कि जो बाकी की को श्योरिटीज हैं यानी ए बी और डी वो लाइबल रहेंगी टू द क्रेडिटर, एक बात। दूसरी, जिस वक्त वो पेमेंट कर दें तो फिर वो सी से भी कंट्रीब्यूशन ले सकती हैं। सी मतलब ऑल टुगेदर 100% रिलीज नहीं हुआ सिर्फ क्रेडिटर ने उसको रिलीज किया है, तो अदर को श्योरिटीज को जो उसके कंट्रीब्यूशन देनी थी वो उससे रिसीव करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स जो ऊपर डिस्कस हुए उनको डिस्कस करने के लिए, फर्दर समझने के लिए जरा एग्जांपल देखिए। आसम, बाबर एंड चीमा आर श्योरिटीज, बल्कि को श्योरिटीज टू दावर फॉर अ सम ऑफ ₹3,000। तो 3,000 की गारंटी उन्होंने दी है जी। लैंड टू एहसान, जो एहसान को दिए गए थे, यानी दावर ने एहसान को पैसे दिए, एहसान हो गया प्रिंसिपल डेटर, दावर हो गया जो है क्रेडिटर, और आसिम, बाबर और चीमा हो गए श्योरिटीज। एहसान मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, एहसान पेमेंट नहीं कर सका। अब आसिम, बाबर और चीमा तीनों लायबल हैं इक्वल अमाउंट के, यानी 1,000 तीनों देंगे। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, आसम, बाबर एंड चीमा आर श्योरिटीज टू डावर फॉर अ सम ऑफ ₹1,000 लैंड टू एहसान, 1,000 रुपया एहसान को दिया गया, उसकी श्योरिटी इन तीनों ने दी। एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आसम, बाबर एंड चीमा। आसम, बाबर और चीमे ने आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट आसम इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सटेंट ऑफ 1 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर बनता है 250, तो 250 तक आसम ने जिम्मेदारी उठाई। बाबर टू द एक्सटेंट एट 1 क्वार्टर, तो बाबर ने भी 250 तक जिम्मेदारी उठाई। एंड चीमा टू द एक्सटेंट ऑफ 1 हाफ, और बाकी 500 की जिम्मेदारी चीमा ने उठा ली। तो इनके दरमियान रेशो बन गई 1:1:2 की। एहसान मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट एज बिटवीन द श्योरिटीज, आसम इज लायबल टू पे 250, बाबर 250 एंड चीमा 500। तो जिस तरह से उन्होंने पेमेंट की थी, आपने उन्हें श्योरिटी दी थी, क्योंकि 100% डिफॉल्ट है तो वो भी 100% पे पेमेंट करेंगे जितनी जितनी उन्होंने गारंटी दी हुई है उसकी। अब आते हैं थर्ड वन एग्जांपल के ऊपर, डिफरेंट सम्स। आसम, बाबर एंड चीमा आर श्योरिटीज फॉर डावर एंटर into 3 separate bonds, a different amount, bond of different amounts. Asam for ₹10,000, Babar for ₹20,000 and Chima for ₹40,000. Conditioned for Dawars duly accounting to Ehsan. ठीक, अब आते हैं जी नंबर 1 के ऊपर। दावर मेक्स डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, then Asam, Babar and Chima are each liable to pay 10,000. अब 30,000 को तीन क्योंकि को श्योरिटी सी 3 में डिवाइड कर दे तो हर एक बंदे को 10,000 आता है। अब देखें उन्होंने कितनी कितनी अमाउंट की गारंटी दी हुई है। आसम ने 10,000 की, बाबर ने 20,000 की और चीमे ने 40,000 की। तो 10,000 सब की गारंटी जो है ये गारंटी अमाउंट के अंदर मौजूद है, तो सारे इक्वली लायबल होंगे पहली अमाउंट के लिए। अब आए दूसरी के ऊपर। दावर मेक्स अ डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000,
देन आसम इज लाइबल टू पे 10,000, क्योंकि पहला 40,000 में से 30,000 निकाल दें तो 30,000 के लिए तो तीनों 10,000 देंगे, अब बाकी रह गया 10,000, तो वो बाबर और चीमा जो है वो 5,000 दोनों मिल करके देंगे। इस तरह से आसम 10,000, बाबर 15,000 और चीमा भी 15,000। तो ये इस तरह से जो है ना वो इनकी पेमेंट होगी। अब आते हैं नंबर 3 केस के ऊपर। बाबर मेक्स अ डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 70,000, देन आसम, बाबर एंड चीमा आर लाइबल टू पे फुल पेनल्टी ऑफ द बॉन्ड। अब टोटल अमाउंट देखें कितनी है। आसम ने 10,000 की गारंटी दी है, बाबर ने 20,000 की, 10 और 20 30, और चीमा ने 40,000 की, तो टोटल 70। तो 70 का डिफॉल्ट है, तो फिर सारे पूरी पूरी पेमेंट दे देंगे। यानी आसम 10,000 देगा, बाबर 20,000 देगा और चीमा 40,000 देगा। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन अब इसमें बाकी नहीं रहनी चाहिए। अब आते हैं जी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कब डिस्चार्ज होती है? गारंटर ने गारंटी दी, अब उसकी गारंटी के अंदर जो उसकी लायबिलिटी है वो कब खत्म होगी? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, जाहिर है कि उन्हीं में से मिलती जुलती चीजें अब यहाँ भी, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो श्योरिटी जो है उसके ऊपर लायबिलिटी है, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी, तो वही चीजें जो हैं वो यहाँ पे रिपीट होंगी। तो आई होप कि अब इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करने की तो जरूरत नहीं है, अलबत्ता जाहिर है जितना जरूरी है उतना हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये पहला जो है वो रेवोकेशन, रेवोकेशन का तरीकाकार, आगे नोटिस है, डेथ ऑफ श्योरिटी है, नोवेशन है, इसी तरह से कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, उसमें अल्ट्रेशन है, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर है, अरेंजमेंट है, उसके बाद इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन है, एक्ट और ओमिशन है, और फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन श्योरिटी है। तो ये ऊपर हम सारी चीजें पहले डिस्कस करके आए हैं, बहरहाल फिर भी एक दफा हम रीड आउट इसको करते चले जाते हैं। दीज मोड्स आर डिस्कस्ड बिलो। नंबर 1, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रेवोकेशन। तो पहला रेवोकेशन, रेवोकेशन होता है इनकार कर देना। तो श्योरिटी अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है, देखिए स्पेसिफिक गारंटी जब एक दफा दे दी जाती है तो फिर उसको आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन अगर कंटिन्यूइंग गारंटी हो तो उसको किसी वक्त भी रिवोक किया जा सकता है, नोटिस देना होता है। नोटिस देकर के आप कह सकते हैं कि जी आइंदा से मेरी गारंटी जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो जो ट्रांजैक्शन पहले गुजर चुकी हैं उस हद तक तो आपकी गारंटी रहेगी, लेकिन जो अभी बाकी आगे आने वाली हैं उनके लिए फिर आपकी गारंटी खत्म हो जाएगी, आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसको जरा रीड आउट भी कर लें। अ स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय नोटिस इफ द लायबिलिटी हैज नॉट येट अराइजन। अब अमूमी तौर पे स्पेसिफिक गारंटी जो दी जाती है ये एक ट्रांजैक्शन के लिए हुई है, ठीक। आपने गारंटी दी, लेकिन जब तक ट्रांजैक्शन हो ना जाए गारंटी स्टार्ट ही नहीं होती। तो ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद गारंटी फिर आप रिवोक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और बी ने आपस में कॉन्टेक्ट किया, मिस्टर ए ने घोड़ा देना था और मिस्टर बी ने उसके बदले में उसकी कीमत 1 लाख रुपया देनी थी, और उन दोनों के दरमियान तय हुआ कि 10 तारीख को घोड़ा जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा और 1 महीने के अंदर पेमेंट की जाएगी। और सी ने गारंटी दी कि अगर मिस्टर ए बी ने पेमेंट ना की तो मैं पेमेंट करूंगा। अब घोड़ा 9 तारीख को मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो गया, गारंटी भी डिस्चार्ज हो गई। या 9 तारीख को, सपोज करके 2 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी घोड़े की डिलीवरी नहीं हुई, घोड़ा भी दिया नहीं गया, वो 10 को देना है, 9 तारीख को श्योरिटी जाती है, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो नहीं ना हुआ, 9 तारीख को जाके बताती है कि सॉरी मैं गारंटी नहीं दे सकता, ठीक। अब आपने घोड़ा आपस में लेना देना करना है कर ले, नहीं करना ना करें। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन ना हो जाए, यानी लायबिलिटी अराइज ना हो जाए, उससे पहले पहले गारंटी आप श्योरिटी जो है वो अपनी गारंटी वापस ले सकती है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं ले सकती। तो जहां तक बात है कंटिन्यूइंग गारंटी की, ये तो लगातार चल रही होती है ना ट्रांजेक्शन, तो जितनी ट्रांजेक्शन पहले हो चुकी हैं उनके अगेंस्ट आप गारंटी वापस नहीं ले सकते, लेकिन जो ट्रांजेक्शन अभी नहीं हुई उनके अगेंस्ट गारंटी वापस ले सकते हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज एज टू फर्दर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। आई होप कब ये बात फर्दर जो है ना प्रॉपरली समझ आ गई है। डेथ ऑफ श्योरिटी, अगर श्योरिटी मर जाए तो उस सूरत हाल के अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है। अब ये याद रखें कि अगर लायबिलिटी पहले अराइज हो चुकी है तो श्योरिटी के जो लवाहिकीन हैं फिर वो जिम्मेदार होंगे। अगर अभी तक श्योरिटी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई
तो फिर उस सूरत हाल के अंदर श्योरिटी मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसे कंटिन्यूइंग गारंटी के अंदर होता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं उसके लिए तो जो सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट हैं या इनहेरिटेड पर्संस हैं, जो सक्सेसर्स हैं, वो लायबल होंगे, लेकिन जो ऑनवर्ड आपकी जो आएंगी ट्रांजैक्शन, उनके लिए जो है ना वो श्योरिटी खत्म हो जाएगी। The deceased surety estate will not be liable for any transaction entered into between the creditor and principal debtor after the death of the surety. तो डेथ से जो पहले जो हुई हैं उनके लिए उसकी स्टेट लाइबल रहेगी, मतलब उसके सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट जो हैं वो लाइबल रहेंगे, इवन इफ द क्रेडिटर हैज नो नोटिस ऑफ द डेथ। अब नोटिस उसको क्रेडिटर को नोटिस नहीं है फिर भी वो रिलीज होगी। इसका बुनियादी तौर पे आंसर ये है कि डेथ जो होती है ये ऐसा इवेंट होता है कि तुलो अर्ज के अंदर जो है वो इसकी अनाउंसमेंट मसाजिद वगैरह में, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का मामलात है, मसाजिद में अनाउंसमेंट होती है, आगे पीछे बड़े लोग जो है वो जनाजे में शरीक होते हैं, और फिर जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है वहाँ पे भी ये रजिस्टर करवाई जाती है, डेथ का जो मामला रजिस्टर करवाया जाता है, तो इसलिए ये सफिशिएंट नोटिस कंसीडर किया जाता है। अब जाहिर है मरने वाला उठ के आके तो नोटिस नहीं ना देगा, ठीक है जी। हाँ, अगर उनके घर वालों को इल्म हो तो फिर वो अलबत्ता जो है ना इसके लिए एहतमाम कर सकते हैं। वो आपको पता है कि वो जनाजे के ऊपर खड़े होकर के कहते हैं कि भाई अगर किसी की कोई जो है ना लेन देन मरने वाले के साथ है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और जो है ना हम उसको क्लियर करेंगे। तो ये मामले जो है ना उस वक्त तय हो जाते हैं। नोवेशन, नोवेशन में आपको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब्दील हो जाता है, पार्टीज बदल जाती हैं, ये सब्जेक्ट मैटर बदल जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसके ऊपर अमल होगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो लायबिलिटी थी वो खत्म होगी, अगर श्योरिटी थी तो वो भी खत्म होगी। नोवेशन मीन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फॉर एन ओल्ड वन। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट extinguishes द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दैट वर इन फैक्ट अंडर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिर जो भी लायबिलिटी होगी उसको देखा जाएगा। तो अब ये आगे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैंने आपको साथ ही एग्जांपल दे दी, और ये चीज़ें वैसे भी अंडरस्टूड थी, पहले हमने पढ़ी हुई हैं, तो फिर मैं इसके एग्जांपल को अब रीड आउट नहीं कर रहा। आगे चलते हैं जी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अलबत्ता आप जब खुद पढ़ेंगे ना इन एग्जांपल्स को, अगर आपको कुछ समझ ना आई तो फिर आप उसको शेयर कर लीजिएगा ग्रुप में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ आपने ये भी बताना है कि ये एग्जांपल में कौन सी बात आपको समझ नहीं आई। बस ऐसे वैसे ही बाज़ वक़्त बच्चे जो है ना वो कुछ प्रिंट लेकर के या इमेज लेकर के भेज देते हैं, सर इसको समझा दे। अब मैं क्या समझाऊं उसमें, ये मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं इस बच्चे को कौन सी बात कंफ्यूज कर रही है जो मैंने फोकस करना है, समझाना है। वो तो ऐसे होता है जैसे पूरा लेक्चर दें जी, जो जो चीजें से मुतल्लिक़ है सारी बातें बताए, तो वो ऐसा नहीं होता। फिर उस तरह के क्वेश्चन में नहीं, वो चीजें फिर लेक्चर में देखी जाती हैं। आगे चलते हैं जी। या बंदा सामने बैठा हुआ हो तो फिर उससे पूछ लिया जाता है। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने खुद इस चीज को एक्सप्लेन करना होता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। ऊपर हम जो है ना राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर पढ़ के आए हैं, तकरीबन वही मिलती जुलती चीजें हैं। अब जरा जरा देखें आए। नंबर 1, अल्ट्रेशन। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने आपस में मिल के जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कोई तब्दीली कर ली है और इसके बारे में श्योरिटी से पूछा ही नहीं है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जब नया कर लिया, यानी अल्ट्रेशन उसके अंदर कर दी, तो अब ये अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके ऊपर श्योरिटी ने कोई जो है वो अपनी जो है ना वो श्योरिटी दी नहीं हुई, क्योंकि पुराने के ऊपर तो अब अमल नहीं होगा, अब अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल होगा, और अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका श्योरिटी के नॉलेज में है ही नहीं। ठीक है जी। अब इस तरह रीड आउट करें। इफ एन अल्ट्रेशन इज मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, then the surety is discharged to the transaction subsequent to the alteration। अल्ट्रेशन से पहले तो वो लायबल था, अल्ट्रेशन के बाद वो लायबल नहीं रहेगा। रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दे और श्योरिटी की कंसेंट ना ले तो फिर श्योरिटी भी रिलीज हो जाती है। इसका प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल इज लायबल एज द प्रिंसिपल, जो श्योरिटी इज लायबल as the principal is liable, principal debtor is liable। वो surety's liability is co-extensive with that of principal's liability, principal debtor's liability। तो वो असूल हम पहले पढ़ के आए हैं। अगर आपने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो फिर श्योरिटी की भी कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। The surety is discharged by the contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released। अब आगे आते हैं अरेंजमेंट। A contract between the creditor and the principal debtor, उन्होंने आपस में अरेंजमेंट कर दी, by which the creditor makes a composition with or omission to give time to or not to sue the principal debtor। तो उसने कोई सी भी तरह की रियायत जो है वो दे दी, किसको? प्रिंसिपल डेटर को, क्रेडिटर ने। ठीक है जी। तो इस रियायत के देने से क्या हुआ?
इस रियायत के बारे में जो भी देने से पहले श्योरिटी से पूछना चाहिए था, श्योरिटी को बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया, श्योरिटी इज डिस्चार्ज अनलेस द श्योरिटी अगेंस्ट एसेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर श्योरिटी उस कॉन्ट्रैक्ट की एसेंट दे दे, यानी उसकी भी मर्जी उसके अंदर शामिल हो, तो फिर ठीक है, फिर वो डिस्चार्ज नहीं होगी, अदरवाइज वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये पहले बड़ी अच्छे तरीके से डिस्कस हुए हैं। इस तरह इनके एग्जाम्पल को भी मैं रीड आउट नहीं कर रहा, आप इनको रीड आउट खुद कीजिए, और अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मैं उसको इंशाल्लाह आपके साथ जरूर जो है वो डिस्कस कर लूंगा। और अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर कल इंशाल्लाह जो है ना, आप उसको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप जैसे मैं पूछूंगा ना कि कोई क्वेश्चन है तो कर ले, तो फिर आप इन एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल, मैं देख रहा हूँ कि एग्जांपल थोड़ी बड़ी है मुमकिन है कि आपको किसी में डिस्टर्बेंस आए, लेकिन आपने पहले तो होशोवास बरकरार रखते हुए पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंशाल्लाह अजीज मैं फिर उसको कल टेकअप कर लूंगा। आगे चलते हैं जी, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं ना, इसलिए अब इसको बार बार जो है ना वो टाइम इसको मैं समझता हूँ जाया होगा, क्योंकि ये चीजें पहले सारी डिस्कस हुई हुई हैं। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब इनवैलिडेट होता है? ऊपर हम जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ के आए थे तो हमने कहा था कि गारंटी अगर मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से ली गई है या फ्रॉड के जरिए से ली गई है, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो फिर उसके ऊपर श्योरिटी जो है ज़ाहिर वो भी वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट है। दूसरे के ऊपर आए जरा, एक्ट आर ओमिशन। अब अगर कोई ऐसा एक्ट जो कि क्रेडिटर को नहीं करना चाहिए था उसने किया, या कोई ऐसा चीज जो उसने नहीं करनी थी वो उसने कर दिया, तो एक्ट और ओमिशन, इसमें दोनों चीजें आ गई, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी अवेलेबल थी टू द क्रेडिटर वो जाया हो गई। अब क्रेडिटर अगर श्योरिटी से पेमेंट लेगा तो सिक्योरिटी नहीं दे सकेगा, क्योंकि सिक्योरिटी वो खुद जाया कर चुका है अपने अमल की वजह से। तो अगर इस तरह का कोई एक्ट और ओमिशन हो जाए फ्रॉम द क्रेडिटर, तो सिक्योरिटी जो है वो जाया हो जाए, और सिक्योरिटी के जाया हो जाने की वजह से जो श्योरिटी होती है उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाती है। किस हद तक? जिस हद तक सिक्योरिटी जाया हुई है। ठीक, अगर मुकम्मल सिक्योरिटी जाया होगी तो मुकम्मल लायबिलिटी भी खत्म, और अगर आधी सिक्योरिटी जाया हुई है तो आधी लायबिलिटी भी खत्म, जो सिक्योरिटी की अमाउंट की हद तक, जितनी सिक्योरिटी जाया हुई है उस अमाउंट की हद तक। ठीक है जी, अब इसको जरा रीड आउट भी कर ले। इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी का राइट था ना कि उससे सिक्योरिटी ले लेता, ठीक है, आर ओमिट्स टू डू एनी एक्ट विच हिज ड्यूटी टू श्योरिटी requires him to do, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is impaired. अल्टीमेटली क्या हुआ कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट जो श्योरिटी अवेलेबल थी टू द श्योरिटी वो इंपेयर होगी, जाया हो गई, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। ठीक है जी, ऊपर हम ये मामला डिस्कस भी करके आए हैं, लेकिन एक्ट और ओमिशन की एग्जांपल मैं एक दफा आपके सामने रीड आउट भी करता हूं। बाबर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ शिप फॉर शाहिद फॉर अ गिवन सम। शाहिद के लिए शिप बनना है तो ये प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा, बाबर ने बिल्डअप करना है तो क्रेडिटर, अल्टीमेटली ये क्रेडिटर बन जाएगा। टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट एज द वर्क रीचेज सर्टेन स्टेज, और जो पेमेंट होनी है वो थोड़ी थोड़ी करके साथ साथ होनी है। आबिश becomes surety to Shahid for Babar's due performance of the contract. शाहिद को गारंटी दी गई कि बाबर अपना काम पूरा करेगा, और ये श्योरिटी दी आबश ने। ठीक, शाहिद क्योंकि यहाँ पे वो पेमेंट वाला मामला नहीं है ना, तो उसने अगर बाबर अपनी पूरी शिप पूरा बिल्डअप कर दे तो उसके बाद ये बाबर बन जाता है क्रेडिटर, और शाहिद ने अब पेमेंट करनी है तो शाहिद बन जाएगा डेटर। लेकिन ऐसा नहीं है, अब बाबर को डर नहीं है, डर है शाहिद को कि ये अपना काम पूरा नहीं करेगा। तो उसने कहा कि कौन है जो गारंटी दे बाबर की कि ये अपना काम पूरा करेगा, तो गारंटी बाबर ने मांगी है, यानी प्रॉमिजी अब गारंटी मांग रहा है प्रॉमिजर के अगेंस्ट, तो आबश ने गारंटी दी है कि वो काम पूरा करेगा। शाहिद विदाउट नॉलेज ऑफ आबश, शाहिद ने आबश को नहीं बताया और क्या किया, प्री पेज टू बाबर, बाबर को पेमेंट पहले ही कर दी। द लास्ट टू इंस्टॉलमेंट्स, आखिरी दो किस्तें जो थी ना,
वो उसने पहले पेमेंट कर दी। अब असूली तौर पे ऐसा नहीं होना था, पहले जो है ना बाबर ने काम करना था, बाद में उसको पेमेंट होनी थी। ठीक। अब आबश जाहिर है शाहिद से कहेगा कि भाई देखो शाहिद, जो जितना काम वो करता है सिर्फ उतनी पेमेंट करो, जब वो काम ना करे तो पेमेंट ना करो, ताकि वो पेमेंट हमारे पास हो और जिस पेमेंट को रोक के हम बाबर को मजबूर कर सकें कि वो अपना काम मुकम्मल करे। और अगर बाबर फिर भी काम नहीं करता तो वो पेमेंट हमारे पास मौजूद होगी, हम किसी दूसरे पर्सन से वो काम करवा सकेंगे। अब यहां पे आपकी गलती क्या की शाहिद ने कि उसने पेमेंट पहले कर दी। अब अगर बाबर इनकार कर दे फर्दर काम करने से, तो शाहिद जाएगा आबश के पास कि आबश तुमने गारंटी दी थी कि बाबर काम पूरा करेगा, लेकिन खुद हरकत पहले कैसी की है, उसकी इस हरकत की वजह से बाबर हो गया जो है ना वो आजाद। अब आबश उसको शाहिद को कहेगा कि सॉरी भाई, तुम्हें पेमेंट पहले नहीं करनी चाहिए थी, अगर तुम पहले पेमेंट करने लगे थे तो कम से कम मुझसे पूछ ही लेते। तो आबद शाहिद के इस एक्ट की वजह से श्योरिटी रिलीज हो जाएगी। आबस आबश इज डिस्चार्ज बाय दिस प्री पेमेंट, कि आबश ने इंश्योर करना था ना कि बाबर से काम पूरा करवा के दे वो। जाहिर है कोशिश तो अब भी वो करेगा, लेकिन फिर भी बाबर अगर हाथ ना आया ना तो शाहिद उसको अब मजबूर नहीं कर सकेगा। आई होप के बात समझ आ गई। अब आके हैं फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू जॉइन श्योरिटी, कि अगर आपने मिस्टर ए ने कहा कि जी मैं श्योरिटी देता हूं बशर्ते कि बी भी मेरे साथ मिलकर श्योरिटी दे, बी ने इनकार कर दिया, तो फिर ए की श्योरिटी भी खत्म हो जाएगी, वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसको तो फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से एक्सप्लेन हुआ हुआ है। सर्कमस्टांसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। अब कोई भी केस हो, अगर आपने कोई अल्ट्रेशन की है, कोई एक्टिवेशन किया है या कोई चीज किया, उससे पहले आपने श्योरिटी के साथ कांटेक्ट किया है, श्योरिटी से पूछा है वो काम करने से पहले, और श्योरिटी ने आपको इजाजत दे दी है, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होती, क्योंकि श्योरिटी के इल्म में सारी बातें मौजूद हैं और श्योरिटी ने उसके ऊपर अपनी कंसेंट दे दी है। प्रॉब्लम उस वक्त होता है जिस वक्त श्योरिटी कंसेंट ना दे। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय क्रेडिटर। अब क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को टाइम दिया, ठीक। अब अगर वो टाइम देगा तो ये अल्ट्रेशन इन कॉन्ट्रैक्ट समझी जाएगी, ठीक। अब अल्ट्रेशन इन कॉन्ट्रैक्ट हो तो श्योरिटी जाया हो जाती है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर श्योरिटी अपनी कंसेंट दे दे कि ठीक है तुम अल्ट्रेशन कर सकते हो, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होती। अब यहां पे इससे अगला पॉइंट समझे, विद अ थर्ड पर्सन। मिस्टर ए और बी ने, मिस्टर ए क्रेडिटर था, मिस्टर बी डेटर था। मिस्टर ए ने बी को टाइम नहीं दिया, बल्कि मिस्टर सी डी ई एफ कोई पर्सन था, उसको उसके साथ ये बात की कि मैं उसको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा। अब उस जो थर्ड पर्सन है उसका तो कोई तलक नहीं है ना इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो उसको उसके साथ कोई बात करना, उससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होती। एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर। और उसने ये काम प्रिंसिपल डेटर से ज्यादा नहीं किया, प्रिंसिपल डेटर को नहीं कहा कि मैं तुम्हें टाइम दे देता हूं, बल्कि किसी थर्ड पार्टी को कहा है, तो उससे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट नहीं होगा, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। नंबर 2, पेशेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर। अब ये पहले असूल समझ लें कि जैसे ही पेमेंट ड्यू होती है, क्रेडिटर को चाहिए कि फौरी तौर पे प्रिंसिपल डेटर से वो पेमेंट डिमांड करे। अगर वो डिमांड नहीं करता तो क्या फिर होता है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है। ये जिस वक्त आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त ये बात और ज्यादा वाज़ेह होगी, क्योंकि वहां पे मामला चेक का होता है या बिल ऑफ एक्सचेंज का होता है, डायरेक्ट लेन देन पैसे का होता है, तो वहां पे ये बात थोड़ी सी ज्यादा जो है ना वो फोकस की जाती है। अब प्रिंसिपल डेटर को अगर आपने डिमांड नहीं किया तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आपने फौरी तौर पे डिमांड करना है। अगर वो इनकार करे तो आपने फौरी तौर पे श्योरिटी से रब्ता करना है या फिर कोर्ट से रब्ता करना है। लेकिन जो क्रेडिटर था वो थोड़ा हौसले वाला बंदा था, थोड़ा नरम मिजाज बंदा था, तो उसने प्रिंसिपल डेटर की जब ड्यू डेट आई तो 2-4 दिन उसने जो है ना फर्दर इंतजार किया, पेशेंस दिखाया कि ठीक है आज नहीं पेमेंट, आज उसने पेमेंट देनी थी नहीं कर सका, कल आ जाएगा, चलो परसों आ जाएगा। तो ये उसने अपनी तबीयत की वजह से या नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की वजह से या हमदर्दी की वजह से किया, उसका कोई इरादा ऐसा नहीं था कि मैं प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर रहा हूं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होती, ठीक है जी। अब इसको जरा रीड आउट कर लें। पेशेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर आर टू एनफोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम डज नॉट इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन
इन द गारंटी टू द कंट्रेरी डिस्चार्ज द श्योरिटी। तो ये श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं करती। हाँ, अलबत्ता जिस वक्त उनने कांटेक्ट किया था उस वक्त उनने कहा था कि देखो भाई, अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट ना करे तो तुमने मुझे फौरन बताना है, तुमने फौरन सूट फाइल करना है, तुमने फौरन इसकी जो सिक्योरिटी है उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करना है। उसके बावजूद अगर क्रेडिटर पेशेंस दिखाता है तो अब ये उसकी अपनी गलती है। लेकिन अगर ऐसी बात कोई तय नहीं हुई तो आमतौर पे जो हमारे मामलात हालात होते हैं, एथिकल वैल्यूज हमारी जो कहती हैं कि हमें थोड़ा बहुत सब्र से काम लेना चाहिए। ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत पेशेंस दिखाना जो है वो समझ लो कि अगेंस्ट द लॉ नहीं है। लेकिन अगर पहले तय हुआ है कि पेशेंस नहीं दिखाना तो फिर नहीं दिखाना। आई होप के बात समझ आ गई। वेयर देर आर को श्योरिटीज, तो जब श्योरिटीज दो से ज्यादा हूं, दो या दो से ज्यादा हूं, तो फिर क्या है, द रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम। अगर एक को रिलीज कर दिया जाए तो बाकी तो लाइबल रहेंगी। और फिर याद रखें कि जिसको रिलीज किया है उससे आप पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है जी, वो अपनी कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो them does not discharge the other, nor does it free the surety to so released from his responsibility to the other sureties। तो को श्योरिटीज की आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये पॉइंट तो आज ही हमने ऊपर भी डिस्कस करके आए हैं, दोबारा ये सामने हमारे आया। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इसमें मैं शुरू होते ही आपको एक दो डिफरेंस तो मैंने बता दिया था, तो बाकी अब आगे चल के फर्दर जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आज कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अभी हमारे पास 8-10 मिनट बाकी हैं, फिर अगर कोई चीज़ बात रहेगी तो फिर इंशाल्लाह कल इसको देख लेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टीज, जिस तरह से पहले बात की कि इंडेमनिटी के अंदर 2, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, और गारंटी के अंदर 3, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और गारंटी के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के दरमियान, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान, और एक कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान जो कि इम्प्लॉयड होता है। ऑब्जेक्टिव, इसमें लोग अक्सर आके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, जरा पढ़ लें। द इंडेमनीफायर अंडरटेक्स टू सेव द इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम एनी लॉस। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल के इंडेमनिटी होल्डर को हमने लॉस से बचाना है। द श्योरिटी अंडरटेक्स फॉर द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ प्रिंसिपल डेटर इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में, कि प्रिंसिपल डेटर ने तो पहले से अमाउंट खुद ली होती है, वही अमाउंट उसने वापस करनी होती है। अगर वो पेमेंट अमाउंट वापस ना करे तो फिर गारंटी उस अमाउंट को वापस करती है। ठीक है जी। तो अगर उसका डिफॉल्ट होगा तो गारंटी को पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर वो खुद पेमेंट कर दे तो बात ही खत्म हो जाती है, गारंटी एग्जीक्यूट होती ही नहीं है अगर प्रिंसिपल डेटर खुद पेमेंट कर दे तो। नेचर ऑफ लायबिलिटी, इंडेमनीफायर जो है ये नेचर ऑफ लायबिलिटी इनकी जो है वो अनकंडीशनल होती है, या प्राइमरी लायबिलिटी आप कह लें कि इंडेमनीफाइड की होती है। अगर लॉस हो जाए तो फिर जो है ना आप कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल होती है पेमेंट करने की। द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी, ठीक है जी, एंड अनकंडीशनल। ठीक है जी। उसके बाद द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी, क्योंकि पहले तो प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट करनी है ना, इसको श्योरिटी को तो पेमेंट नहीं करनी। अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट ना कर सके तो फिर जो है वो श्योरिटी पेमेंट करती है, तो सेकेंडरी लायबिलिटी होगी। दूसरा कंडीशन इसके ऊपर क्या है कि प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर सका, ये कंडीशन पूरी होगी। और तीसरा, ये को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर्स लायबिलिटी है, जितनी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी होगी उतनी ही इसकी। असल लॉस नहीं देखा जाता, लायबिलिटी देखी जाती है कि अंडर द लॉ और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी है। आई होप की बात समझ आ गई। एजाज अली साहब, आपने अपना माइक ऑन किया हुआ है, खैरियत है ना? अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जो है इंडेमिनिटी के केस में जैसे ही लॉस अकर होता है और लायबिलिटी फाइनल होती है तो साथ ही जो है ना वो लायबिलिटी जो है वो कमेंस शुरू हो जाती है, यानी कि इंडेमनीफायर के ऊपर भी वो लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है जी। द लायबिलिटी अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी, क्योंकि इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है कि कोई फ्यूचर इवेंट की वजह से होनी होती है ना वो, तो जैसे ही वो फ्यूचर इवेंट हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट के अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लॉस हो गया, तो साथ ही लायबिलिटी भी स्टार्ट होगी। तो जो इंडेमनिटी एंड गारंटी के केस के अंदर क्या होता है, द लायबिलिटी अराइजेज ओनली ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉमिस। तो पहले से जो डेट दिया हुआ है वो पेमेंट वापस नहीं की, या पहले से जो प्रॉमिस किया हुआ है उसको आपने जो है ना वो पूरा नहीं किया। तो लायबिलिटी जो इंडेमनिटी के केस में अनफोर्सीन फ्यूचर इवेंट होता है, जबकि इसमें एग्जिस्टिंग जो है ना
वो प्रॉमिस होता है, या एग्जिस्टिंग जो है वो इसकी जो है ना वो नॉन पेमेंट का मामला होता है, डेट का मामला होता है। राइट टू सू, द इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी in his own name because of absence of privity of contact between him and the थर्ड पार्टी। अब जरा इंश्योरेंस की मामले में जरा देखें कि इंश्योरेंस मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई थी। अब मिस्टर ए का और मिस्टर बी का आपस में हो गया एक्सीडेंट। अब मिस्टर बी का फॉल्ट था, तो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से क्लेम कर सकता है लॉस को, ठीक। अगर मिस्टर बी वो लॉस ना दे तो फिर मिस्टर ए ने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है, ये इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा, ठीक। अब इंश्योरेंस कंपनी ये चाहती है कि मिस्टर ए पहले बी से लॉस क्लेम करे, ठीक। क्योंकि अगर बी ने लॉस दे दिया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को वो लॉस नहीं देना पड़ेगा। अब ए जो है वो सूट फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट बी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना उसका इवेंट में वो इन्वॉल्व ही नहीं है। और यही वजह होती है कि मिस्टर ए जो है जो बी है ना, बी मिस्टर ए को कहेगा, उससे माफी मांगेगा, उसको कहेगा यार देखो तुम्हारी गाड़ी तो इंश्योर्ड है, मेरी गलती है मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो इंश्योर्ड है, तुम्हारी तो कंपनसेशन तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, मेरा तो कोई हाल नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो मारा जाऊंगा, तुम्हें भी पेमेंट करूं, अपनी गाड़ी भी ठीक करवाऊं, तो मैं तो मर जाऊंगा, तो तुम मेहरबानी करो ना इंश्योरेंस कंपनी वाली को ना बताना, तुम कहना मेरी गाड़ी खड़ी थी पता नहीं कौन मार के चला गया। तो इस तरह से करके वो मिस्टर ए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेता है, मिस्टर बी जाके अपनी गाड़ी खुद ठीक करवा लेता है। तो थर्ड पार्टी को आप सूट फाइल नहीं कर सकते अपने नाम से, क्योंकि आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंडेमनीफायर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंश्योरेंस कंपनी यानी इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड द थर्ड पार्टी, क्योंकि उनके दरमियान तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। आई होप के बात समझ आ गई है। जबकि श्योरिटी यहाँ पे जो है श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द डेट, जब श्योरिटी डेट दे देती है तो अब श्योरिटी के पास जो है वो फिर राइट आ जाता है कि वो प्रिंसिपल डेटर को खुद सूट फाइल कर सकती है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ था उसके अंदर श्योरिटी भी एक पार्टी थी, ठीक है जी। आई होप कि ये बात समझ आ गई। अब आगे एग्जांपल है एग्जांपल 62, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो ये वही डिफरेंसेस उसने बताए हुए हैं। राइट्स ऑफ श्योरिटी ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं, उसके बाद राइट ऑफ सब्रोगेशन भी ऊपर डिस्कस हुआ है। लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बॉन्ड इन डिफरेंट सम्स, वो हम ऊपर एक डिस्कस करके आए हैं, इंशाल्लाह उसी की लाइट में इसको देखेंगे तो बड़े आराम से समझ आएगा। आगे राइट्स ऑफ श्योरिटीज, राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर श्योरिटी, इसको भी डिस्कस किया है। रेवोकेशन ऑफ गारंटी, ठीक है जी। तो को श्योरिटीज, रेवोकेशन ऑफ गारंटी, रेवोकेशन ऑफ गारंटी, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बॉन्ड इन डिफरेंट सम्स, राइट ऑफ श्योरिटी। अच्छा, प्लेज, प्लेज इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।